नमस्कार भाइयों। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी आपको जो है हम इस नोटिफिकेशन के बारे में ज़रूरी चीज़ें बता रहे हैं। एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और फॉर्म भरने में ही गलती हो जाती है, तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। आपको उन चीज़ों से बचना है। तो पहले बात करते हैं एसएससी की। तो देखिए, एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक है। यानी फॉर्म जो भरे जाएंगे 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भरे जा रहे हैं, यानी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। दूसरी बात भैया, इसमें जब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जनवरी 2023, तो जनवरी 2023 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जैसा कि पहले आप सभी को पता था कि पहले ये घोषित कर रखा था एसएससी ने कि मार्च और अप्रैल में हम इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, लेकिन एसएससी ने इसको आपके लगभग 2 से ढाई महीने पहले ही एग्जाम की डेट दे दिया। ये जो फॉर्म आने थे ये भी दिसंबर में आने थे, अभी अक्टूबर के लास्ट में आ गया है। तो इसका मतलब एसएससी कहीं ना कहीं इस भर्ती को करने की जल्दबाजी में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी में एग्जाम करा दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं हम। मैं उन्हीं देखिए 155 पेज हैं, फिर 55 पेज में हम आपसे सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो आपके काम की है। ठीक है, अभी ये जो नोटिस आया है इसके अकॉर्डिंग जो टोटल वैकेंसी है वो 24,369 है। ठीक है, 24,369 है। 2626 वैकेंसी फीमेल है, बाकी मेल है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, अलग अलग पैरामिलिट्री में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर घोषित हो रही है। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिस पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आगे बोल रहा है ये, उसमें एज लिमिट बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एज लिमिट 18 से 23 साल है, जैसा हर बार होता है। लेकिन भाई एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये है, यहां पर लिखा हुआ है ड्यू टू अनप्रेसिडेंट कोविड पैंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 years एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रेस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स एज वन टाइम मेजर फॉर दिस रिक्रूटमेंट। कि जो कोविड महामारी थी उसके दौरान जो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हुई, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक बार के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन सभी को एक्स्ट्रा मिलेगी। यानी कि इस वजह से आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 साल से 26 साल हो गई है। समझ में आ गया? अगर ये डेट की बात करते, अगर ये सीमा नहीं मिलती तो 2 जनवरी 2020 सन 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन इस रिलैक्सेशन के कारण 2 जनवरी 1997 तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। 2 जनवरी 1997 से पहले यानी 1 जनवरी 1997 या उससे पहले हुआ होगा, 96 में हुआ, 95 में हुआ, वो अप्लाई नहीं कर सकता जनरल कैटेगरी में। लेकिन इससे अलग आपकी SC ST के लिए 5 साल छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट एक्स्ट्रा है। ये 1997 से 5 साल और 3 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए आप। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो ये विशेष बात याद रखनी है कि 18 साल से 26 साल नॉर्मल उम्र कंसिडर की जाएगी और 5 साल और 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मानी जाएगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। OBC की बात करते हैं। याद रखना भाई, इसमें जो OBC सर्टिफिकेट होगा वो नेशनल लेवल का होगा, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का चलेगा। क्या होता है कि जो OBC सर्टिफिकेट होता है उसमें क्रीमी लेयर होती है। अब कुछ स्टेट जो होते हैं उनकी क्रीमी लेयर की लिमिट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है। तो जैसे यूपी की बात करते हैं हम, तो यूपी में स्टेट गवर्नमेंट का अलग OBC सर्टिफिकेट बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है, बनेगा एक ही जगह से। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला OBC होता है वही इसमें चलेगा भाई। इस बात पर विशेष ध्यान रखिए। और आपकी जो उम्र सीमा है वो 1 जनवरी 2023 को काउंट हो रही है, 1 जनवरी 2023 को काउंट हो रही है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद इस भर्ती में जो आपको याद रखना है, हम डायरेक्ट एग्जाम पर आ जाते हैं। जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, लेकिन हमें सिर्फ उन चीज़ों को देखना है जो आपके काम की है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले जैसी है, इसमें कोई खास बात नहीं है।
एनसीसी वगैरह, ये सब ऐसे ही हैं जो पहले आप पढ़ चुके हैं। फ़ी है 100 रुपये, आप जैसा भी है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस है, हर बार वही रहता है, सेम ही रहता है। हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा उसमें चेंज कर दिया गया है, आपके पेपर में चेंज कर दिया गया है। पिछली बार जो पेपर होता था उसमें चारों सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चंस होते थे, इस बार 20-20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का लगा दिया है, तो टोटल 40-40 मार्क्स हो गए। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है भाई कि पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट थे, इस बार 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, यानी टाइम कम कर दिया है भाई, याद रखिए। टाइम बहुत मतलब कम कर दिया है, 60 मिनट कर दिया है। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, 20 क्वेश्चन घटाए हैं, समय 30 मिनट कम कर दिया है। समझ में आ गया भाई? तो इसका विशेष ध्यान रखना है भाई कि 20% जो है क्वेश्चन को डाउन किया गया है, 33.33% टाइम को डाउन किया गया है, कम किया गया है, तो विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब याद रखिए, इसमें है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, पहले जैसा ही है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, हिंदी या इंग्लिश में से एक कोई सा एक चुन सकते हैं आप, वो आपको कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब है जो सामान्य अंकगणित होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। सामान्य अंकगणित में आपका कंप्लीट अंकगणित है, इसमें आपका क्षेत्रफल आयतन भी है, आपके बट्टे मतलब आपका जो है लाभ हानि प्रतिशतता भी है, काम समय चाल समय भी है, आपका औसत अनुपात समानुपात उम्र संबंधी मिश्रण वगैरह, ये सारे चैप्टर हैं। बस एडवांस मैथ में जो होता है आपका एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, उन चीज़ों को थोड़ा साइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, हिंदी इंग्लिश में से एक ऑप्शन है, किसी को भी चुन सकते हो। जनरल नॉलेज है और जनरल इंटेलिजेंस है, यानी रीजनिंग है। 20-20 क्वेश्चन होंगे, 40-40 नंबर के होंगे, 60 मिनट में होगा। इसके बाद भैया, तो ये बहुत बड़ी बात है इसमें जो चेंज किया है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सब उसने सिलेबस वगैरह बता रखा है, बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल जो होगा 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में है मेल के लिए, और 1.6 किलोमीटर दौड़ 8.5 मिनट में है फीमेल के लिए। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर है और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर है। 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होगी भाई, ठीक है। ये जानकारी है जो आपके इससे जुड़ी हुई है। अब इससे अलग आपको बस 2-3 चीज़ें और थोड़ी ध्यान रखना है भाइयों। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरते समय सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो सेंटर का, SC ST का एक ही सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी के 2 सर्टिफिकेट होते हैं जिनमें से सेंटर वाला चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया है या EWS का बनवाया है तो ये उस डेट में, लास्ट डेट में, मतलब 1 जनवरी में वैलिड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2023 को ये सब चीज़ों को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात भाई, जो आप इसमें फ़ोटो लगाएंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे, वो बिल्कुल जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, फ्रंट फेस से, फ्रंट फेस का होना चाहिए। अगर आपने दाढ़ी वगैरह रख रखी है तो प्लीज़ दाढ़ी वगैरह को साफ़ करा लीजिए, ज़्यादा दाढ़ी का फ़ोटो इसमें मत लगाना। गॉगल्स पहन के, चश्मे पहन के फ़ोटो मत लगाना, कैप पहनकर फ़ोटो मत लगवाना, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना भाइयों। और दूसरा भाई, जब आप इस फॉर्म को भरें, इसको क्या किसी भी फॉर्म को भरें, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो आपके सिग्नेचर होते हैं वो क्या करना है, आपको सिग्नेचर पर विशेष ध्यान रखना है कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करने। मान लिया आपका नाम अमित है, ये थोड़ा स्मॉल चल रहा है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे भैया जी। आपको क्या करना है, मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं पहले, ठीक है, ओके। हाँ जी, चलिए, आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, आपको जो है इसमें कैपिटल में नहीं लिखना है। ये क्या होते हैं, बहुत सारे सिग्नेचर इसी को समझते हैं, ये देखते ही एसएससी रिजेक्ट कर देगा। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए, मान लीजिए जैसे मैंने बताया अमित नाम है तो आप सिर्फ एक कैपिटल लिख सकते हैं, बाकी आप स्मॉल में लिखिए, ये चल जाएगा।
लेकिन सारा कैपिटल मत लिखना, ये जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात भाई, जब भी सिग्नेचर करें आप पूरा का पूरा स्मॉल लिख दीजिए, पूरा का पूरा क्या करिए आप कैसे भी घसीट लिपि में लिख दीजिए, चल जाएगा, लेकिन जो कैपिटल लिखते हैं तो वो नहीं चलता भाई। ठीक है, एक बात और, इसके बाद जो बात आती है हमारी वो क्या आती है कि जब हम इसकी बात करते हैं इस पेपर की, तो अभी देखिए वैकेंसी कम हो गई है, आयु सीमा बढ़ गई है, आयु सीमा बढ़ गई है, वैकेंसी कम हो गई है, टाइम भी कम मिल रहा है, तो याद रखिए कंपटीशन बढ़ गया है, ये भी ध्यान रखना आपको। कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि आयु सीमा बढ़ने का मतलब है कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी, वैकेंसी भी कम हो गई है, तो इससे कंपटीशन तो थोड़ा सा टफ हो गया पहले की अपेक्षा। तो आपको जो तैयारी करनी है भाइयों, वो यही चीज़ ध्यान में रखकर करनी है कि आपको अपना बेस्ट देना है, कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, कोई कसर बाकी नहीं रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है, अपने करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी है। ठीक, इजी नहीं लेना है, कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनके ख्वाब होता है इस तरह की नौकरी का कि मुझे तो आर्मी से रिलेटेड नौकरी करनी है, बेल्ट से जुड़ी हुई नौकरी करनी है, मुझे तो बॉर्डर पर काम करना है। बहुत सारे भाई होते हैं जिनका ख्वाब होता है, जो ख्वाब में ऐसी नौकरी देखते हैं, तो उनके लिए विशेष कहना चाहूँगा, आपको अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतनी है, फुल मेहनत करनी है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा अप हो चुका है, ये मान लीजिए। आप दिए गए टाइम में आपको सभी चीज़ों को कवर करना है। मेरे अनुसार एक बात और ध्यान रखना भाई कि सारे सब्जेक्ट जो आपके चारों सब्जेक्ट आए हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, किसी पर भी ये मत सोच जाना कि ये इजी है तो मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा। सभी सब्जेक्ट पर टाइम दीजिए। हाँ, आपको लग रहा है कि ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मैं इस पर कम टाइम देकर काम चला सकता हूँ, लेकिन हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि रीजनिंग जानते हैं तो रीजनिंग को उठाकर 1 महीने के लिए छोड़ दिया, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। चाहे आप आधा घंटा दीजिए डेली, लेकिन रीजनिंग पर टाइम जरूर दीजिए। मैथ, आपको लग रहा है कि मेरा बहुत मैथ स्ट्रांग है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा टाइम उस पर भी दीजिए। सभी सब्जेक्ट पर टाइम दीजिए भाइयों। ठीक है, पहली बात, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है फॉर्म सही भरा जाना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चॉइस वगैरह, अभी देखिए जितनी भी नौकरी है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पहले इसको रखिए, दूसरे पर इसको रखिए, सभी की अलग अलग चॉइस होती है, अपने हिसाब से चॉइस को भरिए। ठीक है, ज़्यादा दूर का अपना सेंटर मत भरना, अपने नज़दीक का सेंटर जो है एग्ज़ाम सेंटर है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, वो अपने नज़दीक का अप्लाई करना है, ज़्यादा दूर का मत भरना, उसमें भी दिक्कत आती है। और जब भी फॉर्म भरवाएं, मान लिया साइबर कैफ़े पर जाकर भरवा रहे हैं, तो अपने सामने फॉर्म को अप्लाई कराइए भाई, जिससे कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो जाए। जब आप फॉर्म भरें, पूरा फॉर्म भरने के बाद एक एक चीज़ को आप खुद से चेक कीजिए, तब फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ठीक है भैया, ध्यान रखिए, बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरिए, क्योंकि पहली सीढ़ी गलत होगी तो फिर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी अर्थपूर्ण लगी होगी, महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी भैया, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट डालिए, और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।